आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आक्सीय कारक तथा अपचायक। तो ध्यान से देखेंगे आक्सीय कारक और अपचायक क्या होते हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आक्सीकरण तथा अपचयन। तो उसके बारे में आपने पढ़ा था कि जो पदार्थ या जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, तथा जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको बोलते हैं अपचयन। तो ठीक इसी प्रकार से हम ऑक्सीकरण और अपचायक को समझेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। यदि ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं समझ में आता है तो आप आक्सीय कारक तथा अपचायक को नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो जहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं वो दोनों मिलकर के पानी बनाते हैं, यानी H2O का निर्माण होता है। और ये बता चुका हूँ कि ये कैसे बनता है, आप लोगों को पता होगा। जैसे हाइड्रोजन धनावेश, ऑक्सीजन -2 ऋणावेश, इनके आवेशों को आदान प्रदान करते हैं तो हमें मिलता है H2O। ये 2 आवेश यहाँ पर और 1 आवेश इस ऑक्सीजन के नीचे। तो इस प्रकार से जल का सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, अब ध्यान देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जो पदार्थ किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है या खुद अपचित हो जाता है उस पदार्थ को कहा जाता है अपचायक। आक्सीय कारक क्या कहते हैं? आक्सीय कारक। अर्थात ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, या दो हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर के H2O में बदल रहा है। अर्थात ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन सहयोग कर रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करवाया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आक्सीय कारक होगा। और साथ में जो पदार्थ या जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अपचायक। बहुत सिंपल है। यदि ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आता है तो आक्सीय कारक और अपचायक भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप जानते हैं कि सोडियम को ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? Na2O। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन जोड़ा है। इसका मतलब है कि सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन अपचयन हो रहा है। तो सोडियम ऑक्सीकरण हुआ, यानी सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जो पदार्थ दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन सोडियम का ऑक्सीकरण करवा रहा है, इसलिए यह ऑक्सीजन आक्सीय कारक होगा। आक्सीय कारक होगा। और साथ में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वह अपचायक होगा। ठीक, तो बिल्कुल इस पिछले वाले लेक्चर का जो ऑक्सीकरण और अपचयन है उसकी परिभाषा का ठीक उल्टा ये क्रम है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो कॉपी पेन करके तैयार हो जाइए और जल्दी हेडिंग डालिए, ऑक्सीकरण। हेडिंग है आक्सीय कारक। ऑक्सीकरण नहीं, आक्सीय कारक। ये क्या होता है? इसकी परिभाषा, जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है तथा स्वयं मतलब होता है खुद या अपने आप, इसको खुद लिख सकते हैं। स्वयं मतलब
अपचयित हो जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर रहते हैं, इसको अच्छी समझने के उदाहरण। परिभाषा बिल्कुल आसान है। ऑक्सीकरण और अपचयन अगर समझ में आता है तो ऑक्सीकारक और अपचायक बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए उदाहरण इसका, मान लीजिए कि सोडियम का क्लोरीन के साथ, यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीकारक का मतलब क्या है वास्तव में। अगर सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, ये सबको पता है। हमने पिछले वाले किसी लेक्चर में अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक लिखवाया था। तो जैसे आप जानते हैं सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन 7 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग 4 घरों में एक एक करके भरते हैं और फिर जोड़ा बनाते हैं। इस प्रकार से हमें इसके अंतिम कोश में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे उसके आधार पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति है और इससे सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति है। तो यदि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है इस क्लोरीन के लिए और क्लोरीन इस सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो क्लोरीन ने इस सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, अर्थात ये सोडियम का क्या करा दिया, अब ऑक्सीकरण। जैसे ऑक्सीकरण में हमने लिखवाया था कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलता है या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण 6 प्रकार के हमने परिभाषा दिया था, उसको जरूर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है इसलिए सोडियम का ऑक्सीकरण होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जुड़ा होता है या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है उसको उसका अपचयन होता है। ठीक, यदि इसको समझ गए हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो हमने 6 परिभाषा दिया था, तो 6 परिभाषा में से जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित था कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का योग होता है उस पदार्थ का अपचयन होता है। और ठीक इसी का उल्टा, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अपचायक। अर्थात जो पदार्थ किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है और खुद अपचयित हो जाता है तो इस पदार्थ को कहते हैं ऑक्सीकारक। बात क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, यदि पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ हम क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो अब ये कैसे क्रिया होगा। अभिक्रियाशील श्रेणी के आधार पर जो पदार्थ अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है। अर्थात यहाँ पर पोटेशियम अधिक क्रियाशील है तो पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ यदि क्लोरीन मिलाया जाता है तो यह पोटेशियम क्लोरीन से क्रिया कर लेता है। अब क्रिया करेगा कि नहीं करेगा इसको पता करना है, तो वही अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक के आधार पर पोटेशियम की संयोजकता लिखो, क्लोरीन की संयोजकता लिखो, दोनों को आदान प्रदान कर दो। तो ये 1-1 है, मतलब कि KCl बनेगा। तो पोटेशियम ने क्लोरीन से क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बना दिया और साथ में जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन गैस के रूप में निकल गया, यानी Br2। ठीक है, जो अधिकतम अवस्था में रहते हैं उनको अधिकतम अवस्था में लेकर के ही बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन परमाणु है और ब्रोमीन Br2 जो है वो एक प्रकार का गैस भी है या अणु भी है, इसलिए हम ब्रोमीन को ब्रोमीन परमाणु के रूप में ना निकाल करके ब्रोमीन अणु या गैस के रूप में ही निकाल कर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जिस पदार्थ में, आप ध्यान दीजिएगा 6 प्रकार के परिभाषा के आधार पर जब किसी पदार्थ से या किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है तो उस पदार्थ में कहते हैं कि वो ऑक्सीकरण हुआ है।
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पोटेशियम ब्रोमाइड में और क्लोरीन में आपस में जब क्रिया होता है तो पोटेशियम ब्रोमाइड से क्लोरीन से क्रिया करने से पहले इसमें क्लोरीन नहीं है। ठीक, तो अगर क्लोरीन नहीं है और क्लोरीन से क्रिया किया तो आप देख रहे हैं कि पोटेशियम के साथ एक क्लोरीन का संयोग हो गया। तो जब ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है तो ये ऋण विद्युतीय तत्व है, जितने भी अधातु हैं वो ऋण विद्युतीय तत्व। तो ये क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व है। इस ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन ने पोटेशियम जो कि धन विद्युतीय तत्व से क्रिया कर लिया या इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पहली स्थिति में क्लोरीन नहीं था। इसका मतलब है कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जो पदार्थ किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन करवा रहा है या ऑक्सीकारक कौन है, क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन ने ही पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पोटेशियम का ऑक्सीकरण करवाया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन क्या हुआ, ऑक्सीकारक हुआ। ठीक, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए आयोडीन का हम क्रिया करते हैं क्लोरीन से, तो आयोडीन का क्लोरीन से क्रिया करने पर क्या बनेगा, जल्दी बताइए। आयोडीन प्लस क्लोरीन गैस प्रवाहित किया। आयोडीन और क्लोरीन का मतलब ये तभी चीज़ें नमक में होती है, जो लोग नमक खाते हैं उसमें नमक होता है, तो उस नमक में आयोडीन और क्लोरीन दोनों होते हैं। अर्थात जब हम लोग नमक खाते हैं तो उस नमक के साथ साथ हम लोग क्या क्या खाते हैं, सोडियम क्लोराइड खाते हैं। और हमें ये बताया जाता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये आयोडाइज्ड नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, यानी उसमें आयोडीन मिला है। तो इस प्रकार से ये नमक का फॉर्मूला जो देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, इसका अर्थ ये है कि जो नमक खाता होगा वो सोडियम भी खाता है और क्लोरीन भी खाता है। ठीक है, तो आयोडीन के साथ और क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं, तो इसकी क्रिया कैसी होगी ये हमें पता करना है। तो आपको पता है कि आयोडीन और क्लोरीन दोनों की जो संयुक्ताएं होती हैं, तो क्या ये वास्तव में आपस में क्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे ये हमें देखना है। तो आयोडीन और क्लोरीन तो क्रिया नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अधातु है ना, ये क्रिया नहीं कर सकते, बल्कि इलेक्ट्रॉन इनसे निकल सकता है, ये देखना है। तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, आयोडीन का माइनस आवेश होता है और प्लस इसमें क्लोरीन गैस हमने प्रवाहित किया। अब ध्यान समझिएगा, तो हमने देखा यहाँ पर क्लोरीन क्या होगा, ऋण आवेशित हो गया, और साथ में जो आयोडीन है वो आयोडीन 2 यानी I2 आयोडीन गैस के रूप में प्राप्त हुआ। ये आयोडीन नाम का एक अणु है I2। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन की परमाणुओं की संख्या 2 है। तो इस Cl2 का मतलब है Cl2 प्लस Cl2, यानी कि क्लोरीन प्लस क्लोरीन दोनों संयोग करके Cl2 का निर्माण किए, जो कि क्लोरीन एक गैस है। तो इस स्थिति में इस पूरे परमाणु या इस पूरे पदार्थ की संयोजकता कितनी रहेगी, 2 रही होगी। तो जब यहाँ 2 रही होगी तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये किस आवेश में आया, क्लोरीन ऋण आवेश में, यानी कि यहाँ से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तब उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और जो पदार्थ किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह पदार्थ क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। क्योंकि इस अभिक्रिया में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो पदार्थ किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है और खुद अपचित हो जाता है उस पदार्थ को कहते हैं ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वह पदार्थ अपचायक कहलाएगा, जो अगले वाले टॉपिक में देखेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम है, क्लोरीन जो है ये यहाँ पर ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। किसके लिए, तो आंसर है पोटेशियम के लिए।
क्लोरीन किसका ऑक्सीकारक का काम कर रहा है? पोटेशियम के लिए। ठीक है, बात क्लियर? इसको एक बार नोट कीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीन काट लो। ओके, अब हेडिंग डालिए अपचायक। अपचायक जो यहाँ लिखवाया जा रहा है उसका आप नोट बना कर रखिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। जो नोट नहीं बनाते हैं वो एग्ज़ाम में कभी सफल नहीं हो सकते। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो लोग ढूंढने लगते हैं कि मैं कहाँ नोट बना कर रखा था। तब तक एग्ज़ाम नज़दीक आया और उनका सिलेबस या एग्ज़ाम का दिन छूट जाता है। तो चलिए लिखते हैं अपचायक क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने ऑक्सीकारक की परिभाषा लिखा कि जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है तथा खुद अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो पिछले वाला जो हमने लिखा था उसमें और एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीकारक होते हैं कुछ इस प्रकार से ऐसे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकारक करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं। उनमें से कुछ पदार्थ है पोटेशियम मैंगनीज ऑक्साइड KMnO4। इसी प्रकार दूसरा है Cr2O K2Cr2 है ना, K2Cr2O7, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसी प्रकार और भी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन भी है जो हमने लिखा था, और साथ में HNO3 भी है। इसके बारे में हमने बताया था। ये HNO3 क्या होता है? NO3 का मतलब नाइट्रेट है और H लगाने पर इसको बाई बोलो या बाई कहा जाता है, या इसको उसी नाम से पुकारते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट, या इसको पढ़ेंगे बाई नाइट्रेट। ठीक है, उसका जरूर आप अध्ययन कीजिए जो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक हैं। इससे आपका पहला अध्याय बेसिकली आसान हो जाता है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए ऑक्सीकारक वाले टॉपिक के एग्जाम्पल के लिए। ये कुछ पदार्थ मैंने लिखे हैं, ये पदार्थ ऑक्सीकरण करवाते हैं यानी कि ऑक्सीकारक हैं। HNO3। ठीक है, इसको जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिए? ठीक है, अब देखिए अपचायक क्या होता है। ऑक्सीकारक का बिल्कुल विपरीत परिभाषा। अपचायक वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का, लिखेंगे वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का या पदार्थ का अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा खुद यानी कि स्वयं तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। बिल्कुल पिछले वाले टॉपिक का उल्टा परिभाषा है। जैसे उसमें हमने कहा था कि वे पदार्थ जो
अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं तथा खुद अपचयित हो जाते हैं। अब यहाँ पर उसका उल्टा परिभाषा हो गया, वे क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। अपचायक कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे पिछले वाला उदाहरण ले सकते हैं या कोई और उदाहरण। मैंने कई बार इसका एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा। इसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन, या अन्य प्रकार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस, अब हमें लेना है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ आयोडीन। तो इन दोनों में आयोडीन अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयोडीन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, सल्फर को विस्थापित करेगा। अर्थात यहाँ पर क्रियाशीलता के आधार पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा और सल्फर विस्थापित हो जाएगा। तो सल्फर प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये कैसे बना? हाइड्रोजन आयोडीन से क्रिया करने का मतलब कि हाइड्रोजन धनावेश आयोडीन -1 ऋणावेश, दोनों के आयनों को आदान प्रदान करने से HI बनता है। ये 1 लिखते हैं, इसको नहीं लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पर HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना। दूसरा, सल्फर या तो सल्फर होगा, या तो H2 के रूप में रहेगा, या तो H4 के रूप में रहेगा, या तो H6 के रूप में रहेगा, या तो S8 के रूप में रहेगा। ये सल्फर के विभिन्न रूप हैं जो गैसों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी अधिकतम होती है। सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, और 6 तक अधिकतम बंध बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये सल्फर भी लिखा जा सकता है और साथ में सल्फर H2 भी लिखा जा सकता है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि अपचायक क्या है। तो जिससे हमने परिभाषा लिखा है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं। तो इसमें अपचयन कौन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये देखेंगे। 6 परिभाषा के आधार पर हम इसमें पूरा मिलाकर देखेंगे कि किसका अपचयन हो रहा है, कौन सी परिभाषा के आधार पर किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो आपको याद होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। तो इस ऑक्सीकरण में आपने पढ़ा था कि जब कोई ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, यानी किसी पदार्थ के साथ या धन विद्युतीय के साथ ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। तो इसमें दिख रहे हैं हाइड्रोजन धन विद्युतीय है और सल्फर ऋण विद्युतीय। तो सल्फर का किसी के साथ यहाँ पर योग हो रहा है क्या? नहीं ना। तो इसका उल्टा हम लोग बोलते हैं रिडक्शन में, कि जब किसी ऋण धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, और रिडक्शन में धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। तो धन विद्युतीय तत्व का योग का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन धन विद्युतीय है और ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय है। तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से योग कर लिया, यहाँ पर HI बन गया। तो हाइड्रोजन धन विद्युतीय जो कि ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, योग कर रहा है। यानी कि यहाँ इस आयोडीन पदार्थ में या आयोडीन तत्व में हाइड्रोजन जो कि धन विद्युतीय है, इसका क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आयोडीन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से अपचायक कौन हुआ, जो अन्य पदार्थों का अपचयन करवाते हैं। तो अपचयन कौन करवा रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है,
अपचायक है, क्योंकि आयोडीन का अपचयन करवा रहा है। और या इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि जो आयोडीन है ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करवा रहा है, दोनों आपस में एक साथ संबंध रखते हैं। ठीक, तो इस पूरे अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या हुआ, अपचायक पदार्थ हुआ। या सिंपल से आप ये समझें कि जो पिछला वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, हाइड्रोजन है H2+O2, इसको जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो H2O का निर्माण होता है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करवाया। तो जो ऑक्सीकरण करवाता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस अभिक्रिया में कौन अपचायक पदार्थ है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो गया, अपचयित हो गया और साथ में ऑक्सीकृत हो गया खुद, कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, तो इसको एक बार नोट कीजिए। देखिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, और ध्यान समझिएगा। 3 नाम से पुकारा जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसको कह दो रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसको कह दो अपचयोपचय अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसका इंफॉर्मेशन देखो। रेडॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं REDOX। इसमें जो RED है ना, इसको फुल फॉर्म के रूप में जो ये ऑक्सीकरण है इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। OX पढ़ेंगे, OX ऑक्सीडेशन ऐसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और RED का मतलब है रिडक्शन, यानी अपचयन, रिडक्शन। तो जब इन्हीं के इन लेटरों को जोड़ दिया RED और OX तो क्या बन गया, रेडॉक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, एक ही समय पर और एक साथ घटित होता है, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, यानी किसी ऐसे पदार्थ के साथ जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है और एक ही समय पर हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यह सिंपल सी बात है, अपचयोपचय अभिक्रिया बोलो या रेडॉक्स अभिक्रिया बोलो। ठीक, अब एग्जाम्पल में क्या होगा, ये एक प्रकार का प्रयोग है। जो डेनियल सेल में एक प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, उस डेनियल सेल में जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है। तो जिंक अधिक क्रियाशील है, जानते ही हैं अभिक्रियाशीलता की दर जो होती है उसमें जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। यह जिंक इस कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट से क्रिया कर लेता है और बना देता है जिंक सल्फेट। तो जब जिंक सल्फेट बनता है तो कॉपर विस्थापित हो गया। तो क्या इसमें आप बता सकते हैं कि जिंक ने जब सल्फेट से क्रिया किया तो क्या इस स्थिति में यहाँ पर जिंक के साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ा है? नहीं। जब क्रिया कर लिया सल्फेट से तो वहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन जब ये इससे क्रिया किया तो कॉपर विस्थापित होकर के अलग हो गया, तो वहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन की निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। ऑक्सीजन जोड़ने की क्रिया को ऑक्सीकरण। तो इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया को और इन्फॉर्मेशन करो या ऐसे समझो कि इसको और अच्छी से कैसे समझ सकते हैं। तो ये जो हमने लिखा है एनोड और कैथोड पर, तो आपको पता है एनोड पर जिंक क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो त्यागने पर ये धनावेश में आ जाता है। दिखाया है ना, त्यागने का मतलब यानी उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तब ये 2 धनावेश में आता है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होगा तो ऋणावेश में आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से कैथोड पर जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या हो गया? अपने स्थायी रूप में आ गया। तो कैथोड पर कॉपर जो कि 2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया?
अलग कर दिया, मान लो अलग कर दिया। पहले तो ये क्या है, आवेश में है, आवेशित है। इस आवेशित कॉपर से जब और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोचो, कॉपर यहाँ दिखाता हूँ, कॉपर पहले से किस आवेश में है, 2 धनावेश, और जब और 2 निकालोगे तो देखो पहले से 2 धनावेश है और 2 निकाल दिया, 2 निकालने के बाद माइनस में और 2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब कॉपर 0 आवेश नहीं है, तो समझो वहाँ पर 0 है। तो ये एनोड पर जिंक का क्रिया हुआ और कैथोड पर कॉपर का क्रिया हुआ, यानी कि वो एनोड और कैथोड पर आवेश एकत्रित होते हैं। जब भी किसी भी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड और कैथोड यानी धनावेश और ऋणावेश, इन पर आवेश क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, संचयित होते हैं, और उसमें क्या होता है, चार्ज हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम लोग बल्ब जलाने या कोई और युक्ति चलाने में काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एनोड पर जिंक और कैथोड पर कॉपर ये एकत्रित हुआ। तो इस दोनों को अगर जोड़ोगे तो देखो क्या मिलता है, इससे पता चलेगा कि क्या रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ध्यान समझना, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कॉपर जो कि पहले से 2+ है तो इसको हम बोलेंगे क्यूप्रिक, बोलेंगे ना, कॉपर प्लस और कॉपर 2+ बोलते थे। तो एक धनावेश है तो क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, और 2 धनावेश को क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तब क्या हुआ, कॉपर प्राप्त हो गया, कॉपर। तो समझिए, दोनों अभिक्रियाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो आप जानते हो कि किसी भी बराबर वाले पक्ष में समान अंक या समान पद होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो समझिएगा, जानते हैं पहले अगर इसको जोड़ कर लिखो तो देखो मैं जोड़ कर दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ समझिएगा, जिंक है और जिंक के साथ जोड़ दीजिए कौन सा, बाएं वाला। तीर निशान को बराबर समझ सकते हो, तो इसके बाईं तरफ वाले बाईं तरफ जोड़ो, जिंक आ प्लस क्यूप्रिक आ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख दिया क्यूप्रिक 2+ आ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे है। फिर यहाँ रिएक्टेंट लगाओ तीर, और उसके बाद दाहिने तरफ जिंक 2+ आ प्लस क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस और क्या है, कॉपर, यहाँ लिख दिया कॉपर, ठीक। अब देखो इस तीर निशान को हमने बराबर माना है, तो इसकी बाईं तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस में, दाईं तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, जिंक प्लस कॉपर 2+, रिएक्टेंट जिंक 2+ प्लस कॉपर, ऐसे, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, रेडॉक्स परिवर्तन में ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हुआ जिसमें जिंक है, कॉपर है, और ये उनके आवेश के रूप में उपस्थित है, जिनका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। तो समझिए, ऑक्सीकरण में जो 6 प्रकार का या अपचयन में 6 प्रकार का परिभाषा लिखाए थे, उस परिभाषा में जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम कहते हैं कि उस परमाणु के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ता है तो अपचयन हो रहा है। तो ध्यान समझिए, यहाँ पर जिंक की संयोजकता कितनी है, 1 जो भी हो, नहीं यहाँ संयोजकता नहीं देखना है, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या देखना है जिंक की, जो कि ये जिंक जेड लिख करके कुछ लिखा नहीं गया है, तो हम समझेंगे प्रकृति अवस्था में क्या है, 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो इस जिंक का ऑक्सीकरण संख्या 0 है, और यहाँ से देखो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 2+। तो ख्याल करो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के जो हमने परिभाषा लिखवाया था, सबसे अंतिम वाला स्टेप, जब किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो हम कहते हैं उस पदार्थ में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब इस जिंक की आद्य अवस्था में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मतलब 0 है, और यहाँ पर कितना दिखा रहा है, +2 दिखा रहा है, मतलब 0 से 2+ हो गया ना, बढ़ गया। तो जिंक के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कॉपर पहले से 2 धनावेश ऑक्सीकरण संख्या में था, और ये घट करके देखो यहाँ पर क्या हो गया,
जीरो, और यहाँ पर क्या है +2। ये +2 से 0 यानी निष्कासन हो गया। तो हमको बोलेंगे कि कॉपर का क्या हो रहा है अपचयन। तो इस जिंक में ऑक्सीकरण, कॉपर में अपचयन, दोनों एक साथ हुआ एक ही समय पर। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, दोनों एक साथ होती है। तो इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो यहाँ लिख देंगे नीचे लिख लीजिए, मैं वहाँ पर लिख देता हूँ दाहिनी तरफ, डेनियल तेल में जिंक, यहाँ लिख देता हूँ। डेनियल सेल में जिंक का ऑक्सीकरण तथा कॉपर का अपचयन हो रहा है, अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये वास्तव में एकल विस्थापन अभिक्रियाओं में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इससे आसानी से पहचाना जा सकता है। तो वास्तव में ये जो अभिक्रिया है ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार का पहला प्रकार एकल विस्थापन, और जब ये द्विविस्थापन होता है तो ये विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार होता है। लिखवाए थे द्विविस्थापन। अगर यहाँ पर मान लो जिंक क्लोराइड रहता आ प्लस कॉपर सल्फेट रहता, तो आप जानते ही हो कि जिंक कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाएगा, और कॉपर जिंक को हटाकर यानी जिंक से अलग करके यहाँ पर जो क्लोरीन है उससे क्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना देगा। ठीक, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो उसमें भी रेडॉक्स अभिक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और भी इसके एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव क्या है। पहला लिखे हैं संक्षारण। ये बहुत अधिक मात्रा में आसपास परिवेश में देखने को मिलता है। संक्षारण, संक्षारण का अर्थ है कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। ऐसा होता है जैसे आयरन है, तो आयरन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देते हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन उस आयरन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर देती है, या एक प्रकार का परत चढ़ जाता है आयरन पर, उसी को कहते हैं संक्षारण। वो दोबारा प्रयोग करने के लिए नहीं रहती है, बल्कि उसको हमें किसी और विधि से दूसरे रूप में परिवर्तन करना पड़ता है, दूसरे पदार्थ में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे इसमें लोहे पर जंग लगना है, सामान्य तौर से देखने को मिलता है, और चांदी के जो आभूषण होते हैं उन पर काली परत भी जमती है, ऐसे भी देखने को मिलता है। इनको बचाने के लिए ही लोहे पर हम लोग पेंटिंग का काम करते हैं या सदलेपन करते हैं, ठीक, या किसी भी मिश्रित धातु का लेपन कर देते हैं जिससे वो सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर उस पर हम पेंट का लेपन ऐसे करते हैं कि उस लोहे पर मोटी परत चढ़ जाए, तो मोटी परत चढ़ने से उस आयरन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे ऑक्सीजन आयरन से क्रिया नहीं कर पाती है और आयरन सुरक्षित रहता है। दूसरा है विकृत गंधिता। ये
घरों में देखने को मिलता है। ये सामान्यतः खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर होता है। कोई भी खाद्य पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाएगा तो उससे क्रिया करके धीरे धीरे उसका गंध परिवर्तित हो जाएगा, स्वाद बदल जाएगा, ऐसा होता है। जैसे गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर विकृत गंधिता देखने को मिलती है। आप देखी होंगी जब खाना हम लोग सुबह का खा लेते हैं और गर्मी के मौसम में उसी खाने को शाम को खाने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं वो खाना क्या हो जाता है, बासी हो जाता है, महकने लगता है। हाँ, तो वो मंड होता है। मंड जो उसमें उपस्थित वर्षा या पानी या यूँ कहें कि उस पर मौजूद तेल की मात्रा जो भी रहती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके आपस में एक प्रकार का गंध का निर्माण कर लेती है। और ये सारी क्रियाएं जो विकृत गंधता की होती है वो वायवीय ऑक्सीकरण होता है। वायु की उपस्थिति में वायु से क्रिया करती है। तेल को या किसी घी पदार्थ को अगर हम मान लो रोटी पर लगा करके सेक लिए, सेकने के बाद वो उतने ही समय तक खाने लायक होगा जितने समय तक उसमें स्वाद है। अब स्वाद कब बदलेगा? रात भर आपने क्या किया, उसको रसोई घर में छोड़ दिया और वो ऑक्सीजन उसमें प्रवेश कर गया, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके, तेल से क्रिया करके या वसा से क्रिया करके एक प्रकार का गंध या उसका स्वाद बदल देती है, जिससे वो विकृत गंधिता में बदल देता है, यानी कि बहुत ही तीखा कड़वा जो भी उसका स्वाद लगने लगता है। तो इनको रोकने की भी कुछ उपाय हैं। जैसे संक्षारण को रोकने के लिए क्या करते हैं, धातुओं पर पेंट करते हैं या मिश्रित धातु बना करके या अन्य धातुओं की परत चढ़ा करके रोका जा सकता है। उसी प्रकार से इनको कैसे रोक सकते हैं? 5 प्रकार हमने लिखा है। वायु रोधी पात्रों में रख करके, जिसमें वायु प्रवेश न करता है। वायु रोधी का मतलब रोकने वाला पात्र। निम्न ताप पर भोजन का प्रतितन द्वारा, मतलब उसको फ्रिज में रख दो, ज़्यादा समय तक नहीं, निम्न ताप पर। देखो निम्न ताप पर, कम ताप पर। अगर अधिक ताप रहेगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। रोटी को धूप में रख दो, क्या होता है? पपड़ी बन जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता। उसी प्रकार से निम्न ताप पर भोजन का प्रतितन द्वारा करते हैं। यह है आलू चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों की जो पैकिंग होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। अगर ऑक्सीजन भरोगे तो ऑक्सीजन तो पता ही है ऑक्सीकरण की क्रिया करवा देगा, है ना। अगर ऑक्सीजन में जुड़ गया तो क्या हो गया, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया। इसलिए ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो खाद्य पदार्थ अगर लंबे समय तक सुरक्षित है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, अगला है इसमें देखो, खाद्य पदार्थों या पके भोजन को सूर्य के प्रकाश से बचा कर रखना है। वो तो सिंपल सी बात है। प्रति ऑक्सीकारक, जैसे ये जो प्रति ऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीकारक न हो, जो ऑक्सीकारक क्रिया न कराता हो, ऑक्सीजन क्रिया न कराता हो, उस प्रकार कुछ पदार्थ हैं। BHA इसको बोलते हैं ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सी एनिसाल, और एक होता है BHT यानी ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सी टालुइन। ये एक प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं, या तो वो गैस में भरे जाते हो या कोई पदार्थ में मिला दिया जाता है, जिससे वो क्या खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण होने से बचा रहता है और सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार।